लाता की नंदा, रैणी की गौरा। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको गौरा देवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वही गौरा जिसको चिपको नेत्री के नाम से हम सब जानते हैं और दुनिया जिसे चिपको वुमेन के नाम से जानती है। चिपको आंदोलन अर्थात पहाड़ के वनों को बचाने का आंदोलन। ये वनों को बचाने का आंदोलन पुराना रहा है, ब्रिटिश काल से लेकर के रियासत काल तक। हम देखते हैं कि पर्वतीय समाज और आदिवासी समाजों का जंगलों से घनिष्ठ रिश्ता रहा है, लेकिन ब्रिटिश काल और रियासत काल में, क्योंकि देश दो हिस्सों में बटा था, कुछ हिस्सा जो ब्रिटिश शासन के अधीन था, कुछ हिस्सा जैसे हमारी टिहरी का है वो रियासत काल के अंतर्गत था। इन दोनों ही जगह वनों पर धीरे धीरे करके जो समुदाय और गांव समाज था उनके अधिकार सीमित किए जा रहे थे और जंगलात विभाग की स्थापना के बाद सरकारी आधिपत्य जंगलों पर बढ़ रहा था। इसके खिलाफ आज़ादी से पहले ही विभिन्न क्षेत्रों में जन विद्रोह शुरू हो गए थे और खास करके हमारे टिहरी में तो वनों को लेकर के जो आंदोलन होते थे उन्हें ढंढक कहा गया। टिहरी में इतिहास में 3 ऐसे विद्रोह दर्ज हैं जो चिपको आंदोलन की पूर्ववर्ती काल के रहे हैं। खासपट्टी में एक विद्रोह होता है, कुंजड़ी का एक विद्रोह है और फिर रवाई घाटी का जो तिलाड़ी नाम से है। ये तीनों ही जन विद्रोह जो ढंढक कहे गए, ये वनों पर स्थानीय निवासियों के हक हकूक को लेकर के थे। इस बीच फिर 1947 में आज़ादी आई, लेकिन आज़ादी के बाद वन नीति में खास परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि आज़ादी से पहले ही वन सरकार के कब्जे में चले गए थे। जो शताब्दियों से सहस्राब्दियों से वनवासी समुदायों के सामुदायिक आधिपत्य में थे, गांव समाज की सीमाओं के नज़दीक थे, वो सरकारी अधिकार में चले गए। आज़ादी के बाद भी वन नीति हमारे देश में बहुत ज़्यादा नहीं बदली और कुछ ही वर्षों के भीतर वनों को लेकर सरकार और स्थानीय समुदाय के बीच टकराव शुरू हो गए। 1970 का दशक आता है और पहाड़ में वनों को लेकर हलचल तेज हो जाती है। इसका कारण एक तरफ तो गांव और समुदाय के जंगलों पर अधिकार सीमित हो जाना और दूसरी तरफ नए सिरे से व्यावसायिक दोहन शुरू हो जाना, जिन्हें जंगलों की नीलामी कहते हैं। आज़ादी से पहले विल्सन जैसे अंग्रेज ठेकेदारों ने टिहरी उत्तरकाशी के लाखों पेड़ कटवाए वैध अवैध तरीके से, जिसका जंगलों को नुकसान हुआ और जमीन को भी। ये नीति आज़ादी के बाद बरकरार रही। 70 का दशक शुरू होते ही पर्वतीय समाज में बहुत बड़ी हलचल फिर शुरू हो जाती है। 1970-71 में कुछ प्राइवेट कंपनियां और इलाहाबाद की एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी जो खेल सामग्री बनाती थी, साइमंड स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी इलाहाबाद, इसके नाम चमोली जिले के मंडल और फाटा नामक जो स्थान है उनके नज़दीक के जंगलों की, खास करके अंगू के पेड़ों की नीलामी होती है। और इस नीलामी के कारण स्थानीय समुदाय और भी उद्वेलित हो जाते हैं। उसका एक कारण ये था कि स्थानीय लोगों को हक हकूक की लकड़ी नहीं मिल पा रही थी। हक हकूक की लकड़ी 2 तरह से चाहिए होती थी। एक तो लोग जो इमारती लकड़ी के रूप में, दूसरा जो लोगों को खेती के उपकरण, हल, जुआ, लाट और दंदाला जैसे जो वस्तुएं बनाई जाती थी, खेती के उपकरण बनाए जाते थे, उनके लिए जंगल की लकड़ी मिलनी बहुत मुश्किल हो गई। उस समय जो स्थानीय स्तर पर कुछ श्रम समितियां और दसोली ग्राम स्वराज संघ जैसी संस्थाएं काम कर रही थी, जिन्होंने ये बात उठाई थी कि ग्रामीणों का पहला हक है स्थानीय निवासियों को जंगल पर जो उद्यम हैं लगाने के लिए उनको लकड़ी उपलब्ध कराई जाए। खेती के उपकरण के साथ साथ, इमारती लकड़ी के साथ साथ स्थानीय उद्योग जंगलों पर आधारित हो, उनके लिए भी सरकार ने एक तरह से बिल्कुल इनकार कर दिया। जब फाटा और मंडल के जंगलों की नीलामी साइमंड स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी इलाहाबाद को हो रही थी, तो दसोली ग्राम स्वराज संघ को कह दिया गया कि उनको अंगू के पेड़ नहीं मिलेंगे, बल्कि इसकी जगह पर वो चीड़ के पेड़ों को काम कर ले। अब इतना आज के भी आम लोग तक जानते हैं कि जो खेती के उपकरण हैं मुख्यतः उस वक़्त ऊपरी हिमालय के और मध्य हिमालय के क्षेत्रों में अंगू जैसी मजबूत लकड़ी से बनते थे या फिर बांज आदि लकड़ी से। बहुत कोशिश करके जब आंदोलन का दबाव बना, तब कहा गया जंगलात विभाग की तरफ से कि एक पेड़ ले लो अंगू का, दसोली ग्राम स्वराज संघ की तरफ से। दसोली ग्राम स्वराज संघ ने वो अंगू के पेड़ लेने से भी फिर इनकार कर दिया, क्योंकि 1972-73 में जाकर के हम देखते हैं कि चिपको शब्द भी आम जुबान पर आ गया था। विभिन्न जो जंगलों को बचाने का परंपरागत आंदोलन था रियासत और ब्रिटिश काल जिसका मैंने जिक्र किया,
उसमें 1970-71 आते आते चिपको शब्द शामिल हो गया था। घनश्याम सैलानी जी ने जो गीत लिखा जिसमें चिपको शब्द पहली बार लोगों की जुबान पर चढ़ा, वो गीत भी सामने आ गया था। चिपका यूं डालों पर अब न कटन दिया, जंगलों की संपत्ति अब न लुटन दिया, खड़ा उठा भय बंधु सब इकट्ठा होला, सरकारी नीतू सी जंगलों बचोला। तो एक हलचल उत्तरकाशी से लेकर टिहरी और चमोली में शुरू हो गई थी। आखिरकार 31 दिसंबर 1973 तक फाटा और मंडल, जो कि चमोली जनपद में ही है, के जंगलों से स्थानीय निवासियों ने चिपको आंदोलन के अंतर्गत कंपनी को वहां से लगभग खदेड़ दिया और 31 दिसंबर 73 के बाद कंपनी फिर से फाटा और मंडल के जंगल में नहीं आई। वहां दर्जनों अंगू के पेड़ों की नीलामी की गई थी जो बहुत बेशकीमती लकड़ी होती थी। चमोली के फाटा और मंडल के जंगल में एक तरह से स्थानीय प्रशासन, सरकार और वन विभाग की हार होती है, जबकि ये चिपको आंदोलन के शुरुआती वर्ष थे। मंडल और फाटा दोनों जगह से साइमंड स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी इलाहाबाद को बैरंग लौटना पड़ता है। तब तक चंडी प्रसाद भट्ट जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, घनश्याम सैलानी जी और गोविंद सिंह रावत जी, ये शुरू में इस चिपको आंदोलन का नेतृत्व टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली आदि क्षेत्रों में कर रहे थे। इसके बाद वन विभाग की और जंगल के ठेकेदारों की नज़र लगती है रैनी गांव पर। हालांकि रैनी गांव में जंगलों का छपान 1973 में गुपचुप कर लिया गया था और कुल मिलाकर 2451 पेड़ रैनी के जंगल में छाप लिए गए थे। ये रैनी का जंगल अर्थात गौरा का जंगल, रैनी गौरा का ससुराल का गांव, और इसके नज़दीक ही गौरा देवी का मायका का गांव था लाता। यहीं से चिपको आंदोलन में गौरा देवी के रूप में एक महिला नेत्री की एंट्री होती है। लाता और रैनी ये दो गांवों के नाम हैं धौलीगंगा घाटी में, जिसे कि हम नीति घाटी भी कहते हैं। लाता गौरा का मायका, जहां उसका जन्म हुआ, और रैनी जहां से वो प्रसिद्ध हुई दुनिया भर में, वो उसके ससुराल का गांव। लाता में 25 अक्टूबर 1925 के दिन जिस बालिका का जन्म हुआ, उसके पिता ने उसका नाम रखा गौरा। लाता गांव में नंदा देवी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और आप सब जानते हैं कि हमारी इस गढ़वाल भूमि में, उत्तराखंड के इन पहाड़ों में जो नंदा देवी है, उसी के नाम उमा भी हैं, उसी के नाम गौरा भी हैं। तो संभवतः नंदा के नाम पर ही लाता गांव में उस बालिका का नाम रखा गया गौरा। सिर्फ 12 साल की थी 1937 में, आप समझ सकते हैं, जब उनका विवाह कर दिया गया था रैनी गांव में, और अभी महज 22 साल की हुई थी कि उनके पति का निधन भी हो गया। तब उनकी गोद में मात्र 2 से 2.5 साल का एक बेटा था। फाटा और मंडल के जंगल बचा लिए गए। इससे एक तरफ चिपको आंदोलनकारी उत्साहित थे और दूसरी तरफ सरकार, स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और जंगल के ठेकेदार हतोत्साहित। लेकिन इस बीच रैनी का जंगल निशाने पे आ गया, जो 1973 के आखिरी महीनों में जिसका छपान हो चुका था, और कुल मिलाकर 2451 पेड़ छाप लिए गए थे। लॉट संख्या 22, 73 और 74 जो आज भी वन विभाग के दस्तावेजों में दर्ज है। कहाँ था ये रैनी गांव? ये रैनी गांव था धौलीगंगा घाटी में, जिसे हम नीति घाटी भी कहते हैं, और रैनी गांव था गौरा देवी का ससुराल। इस नीति घाटी में 1960 के दशक में जो चाइना से युद्ध हुआ, उसमें राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। चाइना से युद्ध के बाद इस घाटी के 1 दर्जन गांवों का जो तिब्बत से व्यापार होता था, वो पूरी तरह से रुक गया। तो सीधा सीधा इस घाटी के 1 दर्जन गांवों की जो अर्थव्यवस्था थी, वो भी निशाने पर आ गई। 1962-63 में सीमांत सड़क मलारी की शुरू होती है जोशीमठ से। इस सड़क के निर्माण के दौरान इस घाटी के गांवों की करीब 5000 नाली ज़मीन एक्वायर होती है, और उनका मुआवजा बनता है 11 लाख के करीब, जो करीब 200 रुपये नाली के करीब होता है प्रति नाली। एक तरफ परंपरागत व्यापार ठप पड़ गया नीति घाटी के गांवों का, रैनी और लाता सहित करीब 1 दर्जन गांवों का। दूसरी तरफ सड़क निर्माण से जो बहुत सीमित ज़मीन थी, ये घाटी बहुत चौड़ी फैली हुई नहीं है, संकरी घाटी है, तो छितरे हुए गांव हैं और खेती की बहुत सीमित ज़मीन है, क्योंकि गाँव का
मुख्य जो तब तक अर्थव्यवस्था थी वो तिब्बत से के व्यापार से जुड़ी हुई थी या जंगल पर निर्भरता से बची हुई थी, पशुपालन वगैरह। तो सीमित जमीन थी, उसमें से भी 5,000 नाली जमीन चली गई और 1 दशक तक उस जमीन का 11 लाख मुआवजा भी लटका रहा। 2 परिस्थितियां ये विपरीत गई। तीसरी परिस्थिति, जंगल निशाने पर आ गया। तो नीति घाटी के लोगों में 3-4 वर्षों के भीतर एकदम से उनकी अर्थव्यवस्था और जो उनका सामाजिक ताना बाना था, परंपरागत जो उनकी जंगलों पर निर्भरता थी, वो पूरी तरह से निशाने पर आ गई। व्यापार रुक गया तिब्बत से, खेती की जमीन और सीमित हो गई और जंगलों पर जंगल के ठेकेदार आ गए। उनका जंगल बिक गया करीब 4,71,000 रुपये में। इस बीच क्योंकि मंडल और चोपता में, जो कि चमोली जिले के अंतर्गत हैं, और ये घाटी भी जोशीमठ विकास खंड के नीति घाटी भी चमोली जिले के अंतर्गत है, तो इस घाटी के लोग भी परिचित थे। उनको मालूम था कि फाटा और जो मंडल के जंगल है वो बचा लिए गए हैं। जैसे ही जंगल का छपान होता है, रैणी के जंगल का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 1 दर्जन गांव गोविंद सिंह रावत जी और दूसरे लोगों के निर्देशन में जनसंपर्क करते हैं गांव-गांव कि जिस तरह से मंडल और फाटा के जंगल बचा लिए गए, हम भी रैणी का जंगल बचाएंगे। और इस बार चिपको आंदोलनकारियों के साथ गौरा के गांव की महिला मंगल दल की पूरी टीम जुड़ गई। यहीं से इस आंदोलन में गौरा देवी भी नेतृत्वकारी भूमिका में आ जाती है। गौरा देवी की जो थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करें, जैसे मैंने बताया कि नज़दीक का ही लाता गांव उनका मायका था और लाता की नंदा के बारे में आप सबने सुना है। शायद इसी वजह से उनके पिता ने 1925 में जन्मी बालिका का नाम रखा होगा गौरा। इस घाटी में बहुत सारी बालिकाओं के नाम नंदा, गौरा, उमा या गौरी नाम से सुने जा सकते हैं, आज भी रखे जाते हैं। गौरा देवी चिपको आंदोलन से जुड़ चुकी थी, बल्कि उनका पूरा महिला मंगल जो दल था वो चिपको आंदोलन से जुड़ चुका था। गांव-गांव जनसंपर्क के साथ साथ एक बड़ा प्रदर्शन 15 मार्च 1974 को होता है जोशीमठ में, जिसमें धौली गंगा, नीति घाटी के करीब 1 दर्जन गांवों की बड़ी भारी भागीदारी होती है। हजारों ग्रामवासी ढोल नगाड़ों के साथ जोशीमठ पहुंचते हैं कि रैणी के जंगल को भी हम नहीं कटने देंगे। यहाँ प्रेरणा की बात गौरा के लिए एक चीज़ और होती है। इस 15 मार्च 1974 के आंदोलन में उसके मायके से पहली बार नंदा देवी के जो वाद्य यंत्र थे, ढोल, दमाऊं, रणसिंगा और भंकोरा, उस आंदोलन में शामिल होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि नंदा देवी के जो वाद्य यंत्र हैं, पहली बार धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा के अलावा पहली बार किसी जन आंदोलन में वो वाद्य यंत्र शामिल हुए थे। 15 मार्च 1974 जो नीति घाटी की महिलाओं के लिए एक आगे बड़ी प्रेरणा का काम बनता है। रैणी का जो जंगल कटना था, उसमें बहुत ही संवेदनशील प्रजाति के वृक्ष थे। देवदार था, रागा था, सुरई, थुनेर, कांचुला, जो हिमालय में सब जगह नहीं मिलता। बहुत संवेदनशील घाटियों में, जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है, और ऊपरी हिमालय की घाटियों में ये सब जंगल मिलते हैं। ये कहने को तो करीब 2,500 वृक्ष थे, लेकिन इसे इस तरह से समझा जाता है, जब जंगलों का कटान होता है निर्दयतापूर्वक, तो एक पेड़ के पीछे 10 और पेड़ों की कुर्बानी हो जाती है। पेड़ काटते ही जब नीचे गिरता है तो छोटी अलग अलग प्रजाति के जो छोटे वृक्ष हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके गेले बनाए जाते हैं, स्लीपर बनाए जाते हैं, वो ढलानों में नीचे लुढ़काए जाते हैं। तो उस दौरान एक पेड़ के मुकाबले फिर 10 अन्य छोटी जो वृक्ष प्रजातियां हैं वो भी नुकसान में होती। तो कहने के लिए जो 2,500 वृक्षों का कटान होना था, दरअसल में वो 25,000 से कम छोटे बड़े वृक्षों का नुकसान नहीं होता। इस बीच प्रशासन ने एक चाल चली। फाटा और मंडल के जंगल क्योंकि कटने से बच चुके थे, तो प्रशासन के साथ मिलकर जंगलात विभाग ने एक चाल चली। प्रशासन की चाल ये थी कि 1 दशक से उनकी जो सीमांत सड़क में खेती की ज़मीन कट गई थी, 5,000 नाली ज़मीन, उसका जो मुआवजा करीब लटका हुआ था, वो मुआवजा दिलाने के लिए 26 मार्च की तिथि तय कर दी गई। 26 मार्च 1974 कि लोग आएं और अपनी ज़मीन का मुआवजा ले जाएं। प्रशासन को मालूम था कि 1 दर्जन गांवों के ये सैकड़ों परिवार थे, और जो करीब 1 दशक से जो उनका मुआवजा रुका हुआ था, जो करीब 11 लाख रुपए के करीब था, उसको लेने के लिए ग्रामीण पहुंच जाएंगे। गांव वाले 25 मार्च को ही गोपेश्वर, चमोली और जोशीमठ पहुंचने शुरू हो गए, और 26 मार्च को जब अधिकांश गांवों के पुरुष
गोपेश्वर चमोली पहुंच गए मुआवजे के लिए, तब 26 की सुबह जंगलात विभाग के संरक्षण और स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में जो ठेकेदार था उस वक्त जगमोहन भल्ला, उसके मजदूर पहुंच गए, चुपचाप पहुंच गए रैणी के जंगल में। सुबह सवेरे गांव की एक बालिका ने अज्ञात अनाम लोगों को जंगल की तरफ जाते देखा तो फौरन खबर कर दी गौरा देवी को। गौरा देवी को जब खबर लगी, गौरा देवी को जानकारी तो थी कि रैणी का जंगल भी निशाने पर है, छपान हो चुका है और कभी भी वहाँ जंगल के ठेकेदार मजदूर पहुँच सकते हैं। तो गौरा देवी ने तुरंत, दोपहर का 10-11 बजे का समय था, गांव में पुरुष जो थे कुल वो या तो बीमार थे या बुजुर्ग थे, बाकी छोटे बच्चे थे या महिलाएं, सबको इकट्ठा किया। कुल मिलाकर 21 महिलाएं और 7 बच्चे इकट्ठे हुए और वो जंगल की तरफ उन मजदूरों का पीछा करते हुए पहुंच गए। तब तक जो जंगल में उन्होंने डेरा जमा दिया था और भोजन बन रहा था। भोजन के बाद जंगल का कटान शुरू होना था। अचानक से मजदूरों का सामना उन महिलाओं और बच्चों से हुआ तो एक तरह से वो भी हतप्रभ रह गए। मजदूरों को ये पूरा भरोसा था कि इस बार तो गांव के तमाम लोग तो गोपेश्वर चमोली पहुंच गए हैं। तो जंगल के ठेकेदारों को, प्रशासन, जंगलात विभाग को ये कतई अंदाजा नहीं था कि महिलाएं आकर के मोर्चा संभाल लेंगी। गौरा देवी क्योंकि महिला मंगल दल की अध्यक्ष थी, चिपको आंदोलन से जुड़ गई थी, तो उसने सीधा कहा जंगल हमारा मायका है, ये जंगल हम कटने नहीं देंगे, तुम्हें जंगल छोड़ना पड़ेगा। करीब 2-3 घंटे तक जो वहाँ पर मजदूर पहुँच गए थे अपने आरे कुल्हाड़े लेकर के, और वन विभाग के एक फॉरेस्टर जो बंदूक लेकर के गए थे, आमना सामना हुआ। उन्होंने भोजन करने के बाद भी उनको किसी पेड़ पर आरा या कुल्हाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं हुई। महिलाओं ने कहा जब तुम इस जंगल से नीचे उतरोगे सड़क पर तब हम भी जंगल छोड़ेंगे, चाहे हमको भी रात यहीं पर रहना पड़ा। उन्होंने डराने की कोशिश की। बताया ये भी जाता है कि बंदूक तक गौरा देवी पर तानी गई थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। 2 से 3 घंटे जंगल में आमना सामना हुआ। गौरा देवी के नेतृत्व में महिला मंगल दल की टीम बच्चों के साथ, और उधर से उनसे करीब दुगनी संख्या में जिनके हाथ में आरे कुल्हाड़े थे और एक फॉरेस्टर के हाथ में बंदूक थी, उनसे आमना सामना हुआ। महिलाओं ने कहा पहले जंगल आप छोड़ेंगे, उसके बाद हम अपने जंगल से जाएंगे। थक हार कर शाम होते होते मजदूरों को वापस सड़क की ओर लौटना पड़ा, और जब तक वो सड़क पर नहीं आए तब तक गांव की महिलाएं गौरा देवी के नेतृत्व में जंगल में डटी रहीं। आगे आगे मजदूर नीचे सड़क की तरफ लौटे, पीछे पीछे गांव की महिलाएं। लौटते हुए महिलाओं ने जंगल की ओर जाने का जो रास्ता था, बीच में एक चट्टान से होकर के गुजरता था जहां पर एक अस्थायी पुलिया बनाई गई थी। उन महिलाओं ने लौटते हुए अंतिम ग्रुप में जो महिलाएं आ रही थी, उन्होंने पत्थरों से और लकड़ियों से जो भी उनके पास वहां पर उपलब्ध हथियार थे उस पुलिया को तोड़ दिया और फिर वापस आकर के सड़क पर धरना शुरू कर दिया। उस दिन भी तब तक सड़क पर सिर्फ वही 21 महिलाएं और 7 बच्चे थे। रात होने को आई, न महिलाएं भयभीत हुई, बल्कि मजदूरों को ये लगा कि अगर हम रात यहाँ डटे रहे और सुबह तक गांव के लोग लौट आएंगे तो क्या स्थिति बनेगी। रात को धरना वहीं पर शुरू हुआ। सुबह होने तक 10-11 बजे तक, जब तक गोपेश्वर से गोविंद सिंह रावत जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी वहाँ पर लौट नहीं जाते, क्योंकि उनको खबर हो गई थी कि प्रशासन ने एक चाल चली, गांव वालों को गोपेश्वर चमोली बुलाया और वहाँ जंगल के जो ठेकेदार थे, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में उनको रैणी के जंगल में भेज दिया। वो दौड़े दौड़े 10-11 बजे तक पहुँचते हैं रैणी में सड़क पर। तब तक 24 घंटे गुजरते हैं। तो देखिए 24 घंटे में गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने अपने जंगल को कटने से बचा दिया। इसके बाद वहाँ पर दूसरे गांवों के लोग पहुँचते हैं। फिर 27 मार्च की सुबह से लेकर 31 मार्च 1974 तक 5 दिन तक लगातार जंगल के मजदूर, वन विभाग के कर्मचारी लगातार उनसे बात करते रहे कि किसी तरफ जंगल में फिर एंट्री मिल जाए। तो कुल मिलाकर 24 घंटे अकेले महिलाओं के नेतृत्व और अगले 5 दिन तक चिपको आंदोलनकारियों के नेतृत्व में वहीं रैणी की सड़क पर मजदूरों को रोका गया, जंगल के ठेकेदारों को रोका गया। 31 मार्च को जब जंगल के ठेकेदार सभी मजदूर लौट गए, तो इस तरह से ये लगातार 24 घंटे चलने वाला, 5 दिन तक चलने वाला आंदोलन था, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से गौरा देवी कर रही थी, उनकी महिला मंगल दल की टीम कर रही थी।
और बाद में जो चिपको आंदोलनकारी जब गोपेश्वर चमोली से लौट गए थे तो वो शामिल हुए थे। एक तरह से आंदोलनकारियों की एक जीत थी, लेकिन फिर भी ये भयभीत थे कि कभी भी जंगलात विभाग बड़ी ताकत को लेकर के, पुलिस फोर्स के साथ लेकर के, या जंगल के ठेकेदारों के असलहे, क्योंकि उस वक्त जो जंगल के ठेकेदार थे वो अपने बंदूकें भी साथ रखते थे, वो शिकार भी करते थे, और क्योंकि चिपको आंदोलन की गूंज होने लग गई थी तो हथियार भी रखने लग गए थे। तो ये भय था कि कहीं फिर बड़ी ताकत के लेकर रैणी के जंगल को काटने न पहुंच जाएं। फिर गांव-गांव जनसंपर्क शुरू होता है, जिसमें एक बार फिर गौरा देवी और उसकी महिला मंगल दल टीम की बड़ी भूमिका रहती है। और फिर 7 अप्रैल 1974 को रैणी में ही ऋषिगंगा के तट पर तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में ऋषिगंगा का जल अंजलि में भरते हैं और संकल्प लेते हैं कि रैणी का जंगल कभी नहीं कटने देंगे। यह भी जानते हैं कि गौरा देवी के साथ उनके गांव की जो महिला मंगल दल की टीम थी, जिसमें उनकी ननद रही होंगी, भाभी रही होंगी, देवरानी, जेठानी, बहू और सास भी रही होंगी, उनमें कुछ के नाम आज भी दस्तावेजों में मिलते हैं, जिनमें उमा थी, रुकमा थी, बन्नी थी, बाली थी, भादी, रूपसा, मुस्सी, बालमती, फगुणी, इंद्री आदि वो महिलाएं जो 26 में शामिल थी, और कुछ बच्चे भी। आखिर इस आंदोलन की जीत के पीछे रैणी को जिन अन्य गांवों के लोगों ने सपोर्ट किया, जैसा मैंने पहले भी कहा, रैणी गौरा का ससुराल था और नज़दीक ही लाता उनका मायका। जब हम रैणी को याद कर रहे हैं, गौरा के ससुराल रैणी को याद कर रहे हैं, उसके मायका लाता के सहयोग को याद कर रहे हैं, तो आसपास के उन दर्जन भर गांवों का नाम भी ले लेते हैं जिन्होंने रैणी के जंगल को बचाने में अपनी भूमिका निभाई। उसमें लाता के अलावा सुराई गांव है, लाता के नज़दीकी है, तपोवन गांव है जो उससे पहले है, तपोवन रैणी से पहले है, जोशीमठ की तरफ मुरांडा गांव है, माड्यूल है, ढाट है, तुगासी है, रेंगड़ी है, रिंगी है, कछड़ी, पैंग और सुभाई, इन सब गांवों ने भी रैणी को जंगल बचाने में गौरा देवी का साथ दिया था। तो ये रही गौरा देवी की कहानी। आगे का हम देखते हैं, गौरा देवी की भूमिका यहीं समाप्त नहीं हो जाती। इसी पृष्ठभूमि में जब 1974 में एस्कोट आराकोट का अभियान शुरू होता है तो गौरा देवी की उपस्थिति वहाँ भी दिखाई दे देती है। फिर 1984 के एस्कोट आराकोट अभियान के दौरान उस समय के जो फोटोग्राफ हैं उसमें भी अपनी महिला मंगल दल की टीम के साथ गौरा देवी फिर मुस्तैदी से खड़ी नजर आती है। गौरा देवी की इस भूमिका को इतिहास में चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही उस समय चिपको के जो कवि रहे हैं, जिन्होंने अपने गीतों में चिपको आंदोलन को एक तरह से अमर बना दिया, उनके एक गीत में गौरा देवी को इस तरह से याद किया जाता है। उस गीत को गुनगुनाने के साथ ही गौरा देवी की कहानी को हम फिर विराम देंगे। ओहो बण बण बैणियों को मैत जंगल लूटी गे, ओहो रैणी का जंगल माँ पहली गौरा देवी उठी गे, ओहो हेवल घाटी माँ तब बैण्यो नई बोली, ओहो माटो पानी प्राण बथों यो डालियों की देनी, ओहो हिमालय का बण छिड़ी गे धर्म की लड़ाई, ओहो धर्म की लड़ाई या बैण्यों जंगल बचाउण। और इस तरह चिपको आंदोलन की कहानी आगे बढ़ती है, और जब हेवल घाटी और दूसरी जगह चिपको आंदोलन चलता है तो गौरा देवी एक प्रेरणा का काम करती है। धन्यवाद।